स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 से जो आपका कोर सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास, उसकी जो यूनिट 2 है यानी कि इकाई 2, उसकी आज हम पहली वीडियो देखने वाले हैं। और आपका जो पहला टॉपिक है यानी कि का हिंदी भाषा क्षेत्र एवं बोलियां, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इसको हम 2 से 3 वीडियोस में इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और आपको बताना चाहूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो आपकी इकाई 2 है यानी कि हिंदी भाषा का क्षेत्र एवं विस्तार, इसके अंदर आपको कुल 4 विषय पढ़ने हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र एवं बोलियां और बाकी जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा क्षेत्र एवं बोलियां से हम स्टार्ट करने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक को जल्दी से जल्दी हम आपको करवा देंगे। और अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो भारत एक बहुभाषा और बहुभाषिक देश है, यानी कि जिस देश में हम रहते हैं इंडिया में, वहां पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग भी रहते हैं। और बहुत सी बोलियां और उपबोलियां भी हैं भारत के अंदर। जो हिंदी जो भाषा है उसकी बहुत सारी भाषा जो ये उपभाषाएं हैं और इसी के अंदर बोलियां भी बहुत सारी हैं हिंदी की। और हिंदी के प्रयोग धर्मिता के स्तर पर इसके अलग अलग क्षेत्र भी हैं। हिंदी का अलग अलग रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे। जैसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर हम देखें तो 22 भाषाओं को मतलब इसमें दर्ज किया गया है जो कि राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं हैं, यानी कि नेशनल लेवल पे संविधान जो हमारा भारत का संविधान है वो ये बताता है कि 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको दर्ज किया गया है संविधान के अंदर, जो कि नेशनल लैंग्वेज है हमारी। और आगे देखते हैं। हिंदी का अपना एक साहित्यिक इतिहास रहा है जो कि काफी मतलब बहुत ज्यादा पुराना है। लगभग 1100 से 1200 वर्षों का हिंदी का इतिहास है साहित्य का। और लेकिन साहित्य के अलावा या साहित्य के इतर भी हिंदी के क्षेत्र हैं। देखो, साहित्य से हटके भी हिंदी बहुत कुछ है। यानी कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, यानी कि हम कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। संप्रेषण के लिए हम जो है हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। आपस में बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं हिंदी भाषा में। ज्ञान विज्ञान का भी हम मतलब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हम हिंदी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हिंदी का एक मतलब बहुत अलग अलग और मतलब इसके हिंदी के अलग अलग क्षेत्र हैं। और देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। और ये 5 जो वर्ग हैं इन वर्गों को उपभाषा कहते हैं। देखो, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और आगे देखोगे तो इन उपभाषाओं के अंदर ही 17 बोलियां आती हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मेन भाषा हिंदी, 5 उसकी उपभाषाएं और उन उपभाषाओं की 17 बोलियां। इस तरीके से हिंदी का पूरा परिवार यहाँ पे पूरा होता है। और आगे देखते हैं। वर्तमान काल में इसका व्यवहार उस विस्तृत भूखंड की भाषा के लिए होता है जो बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो हिंदी आज के टाइम पे जहां जहां बोली जाती है और समझी जाती है वो इलाके हैं बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यहाँ तक हिंदी भाषा जो है वो फैली हुई है। और हिंदी की अनेक बोलियां हैं और अनेकों उपभाषाएं हैं। मैंने आपको बता दिया है 5 उपभाषाएं और उनकी 17 बोलियां। और इनमें से कुछ अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। देखो, इनमें से कुछ ऐसी बोलियां हैं जो बहुत फेमस रही हैं हिंदी की, जैसे कि ब्रज भाषा। आपने ब्रज भाषा में बहुत सारी रचनाएं देखी होंगी, कविताएं भी पढ़ी होंगी। अवधी भाषा, अवधि में सॉरी अवधि जो इसकी बोली है, ठीक है, तो इसमें अवधि में भी आपने बहुत सारी रचनाएं देखी होंगी। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो जो हिंदी भाषा है उसकी पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी यानी कि भारत का जो पश्चिमी इलाका है वहां पे बोले जाने वाली हिंदी। और इस उपभाषा की टोटल 5 बोलियां हैं, ठीक है। इसके अंदर पहली आती है खड़ी बोली। आपने खड़ी बोली में भी बहुत सारी रचनाएं देखी होंगी। फिर उसके बाद आती है हरियाणवी, जिसको हम बांगरू भी कहते हैं। फिर आती है ब्रजभाषा, ठीक है। फिर आती है कन्नौजी और फिर आती है बुंदेली, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पश्चिमी हिंदी और उसकी 5 बोलियां। आगे देखते हैं दूसरी उपभाषा कौन सी है। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। देखो, मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में हम पश्चिमी हिंदी की ये जो 5 बोलियां हैं इसको डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो बाय वीडियो में आपको सारी उपभाषाओं को अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो दूसरी जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी, जिसके अंदर 3 बोलियां आती हैं, अवधी बोली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है।
तीसरी जो उपभाषा है वो है राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी भी जिसे कहते हैं। और इसके अंदर जो बोलियां आती हैं वो है मेवाती, मालवी, जयपुरी और मेवाड़ी। ठीक है, तो चार बोलियां हो गई किसके अंदर, उपभाषा जो राजस्थानी है। अब जो चौथी उपभाषा है हिंदी की वो है बिहारी हिंदी, जिसके अंदर तीन बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, और अगली जो उपभाषा है यानी कि आखिरी और पांचवी जो उपभाषा है यानी कि पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी के अंदर जो आपको दो बोलियां देखने को मिलेंगी, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो मैंने आपको पांच उपभाषाएं और उनकी जो 17 बोलियां थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आप इस चीज को लिख भी लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी बोलियों को अच्छे से समझना। तो जो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, इसके बारे में देखते हैं। ये सर्वाधिक प्रमुख उपभाषा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है। और ये जो बोली जाती है यानी कि जो इसके क्षेत्र हैं वो है दिल्ली, और जो ब्रज का जो इलाका है हरियाणा, कन्नौज और बुंदेलखंड, इन इलाकों में ये भाषा बोली जाती है यानी कि जो ये भाषा है हिंदी की। और ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य मिलता है। देखो पश्चिमी हिंदी जो भाषा है, इसकी जो एक बोली है ब्रज भाषा, इसमें आपको उच्च कोटि का बहुत अच्छे से अच्छे स्तर का आपको इसमें काव्य देखने को मिलेगा। और जो इसकी प्रमुख बोलियां हैं यानी कि पश्चिमी हिंदी जो मैंने अभी भी आपको बताई थी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये इसकी प्रमुख बोलियां हैं। और इन्हीं को ही हमें एक एक करके अच्छे से समझना है, आपके एग्जाम में इनमें से एक पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की जो पहली बोली है यानी कि खड़ी बोली। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है यानी कि खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, मेरठ के आसपास, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में और रामपुर में। और साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध है। देखो खड़ी बोली में बहुत साहित्य लिखा गया है, बहुत ज्यादा साहित्य लिखा गया है। और देखते हैं आगे, कोरवी के क्षेत्र को पहले कुरु जनपद कहते थे। ठीक है, कोरवी से कहीं ना कहीं इसका विकास है, इसलिए जो कुरु जनपद था वो कहां पे है, जो कोरवी जहां पर बोली बोली गई, जहां विकसित हुई, उसी का क्षेत्र क्या कहलाता था, पहले कुरु जनपद कहलाता था। और इसी आधार पर जो राहुल संकृतायन है जो कि रचनाकार हैं, ठीक है, राहुल संकृतायन ने इसी बोली को कोरवी का नाम भी दिया, यानी कि खड़ी बोली को कोरवी का नाम किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने। ये आप जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कोरवी के अंदर लोकगीत और लोक कविताएं आपको मिलती हैं, यानी जो ग्रामीण लेवल पे आपको देखने को गीत मिलते हैं और जो आपको लोक कविताएं मिलती हैं, परंतु उच्च साहित्य मानक हिंदी में ही मिलता है। यानी कि अगर आप हाई लेवल पे अगर आप देखने जाते हो साहित्य में तो आपको वो इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, वो मानक हिंदी में ही आपको देखने को मिलेगा। और आगे देखते हैं, कौरवी जो है, जो कि नाम जिसको राहुल संकृतायन जी ने दिया, ये रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भागों में, अंबाला का पूर्वी भाग और पटियाला का पूर्वी भाग, यहाँ पे ये बोली जाती है। मैंने अभी आपको क्षेत्र बताए थे, एक बार आप दोबारा देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। और अगर हम इसके व्याकरण की बात करें तो खड़ी बोली में व्याकरण के अंदर क्या क्या इसमें बदलाव हैं देखने को मिलते हैं। तो इस बोली के आदि अक्षरों में स्वर जो है वो लोप हो जाते हैं, यानी कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो छुप जाते हैं, जैसे कि गूठा, यानी कि अंगूठे को यहाँ पे गूठा कहते हैं, उठाने को यहाँ पे मतलब उठाना को कहते हैं ठाना, इलाज को कहते हैं लाज, यानी कि इलाज करा ले, ये कहेंगे लाज करा ले। और इकट्ठा को कहते हैं कट्ठा, लकड़ी इकट्ठा कर ले तो ये बोलेंगे लकड़ी इकट्ठा कर ले। और अगर खुशबू को देखें तो ये कहेंगे खशबू, और तुमको ये कहते हैं तम। तो ये हमें यहाँ पे व्याकरण देखने को मिलता है, और कुछ इसमें स्वर जो होते हैं वो लोप हो जाते हैं यानी कि गायब हो जाते हैं। और देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसमें दीर्घ स्वरों के बाद भी व्यंजन का द्वित्व रूप होता है, जैसे कि जो गाड़ी होती है उसको ये गाड़ी कहते हैं, बेटा को बेटा कहते हैं, सजा को सज्जा कहते हैं। यानी कि व्यंजन का द्वित्व रूप, यानी कि डबल डबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेटा को बेटा तो डबल हो गया ना यहाँ पे, यही देखने को मिलता है। और कौरवी के अंदर जो है मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता है, यानी कि जो हमारे मूर्धन्य से जो हम ध्वनियां निकालते हैं, जैसे कि देना, लेना, ठीक है, तो ये इनकी अधिकता होती है इस बोली के अंदर। अब जो पश्चिमी हिंदी की दूसरी जो बोली है, यानी कि पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसकी जो दूसरी बोली है वो है हरियाणवी। और हरियाणा प्रदेश की बोली को हम हरियाणवी कहते हैं, यानी कि जो हरियाणा में बोली जाती है। यह बोली दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है, करनाल में बोली जाती है, रोहतक में बोली जाती है, अंबाला आदि जिलों में भी बोली जाती है। हरियाणवी थोड़ी सी सरल होती है, हमें समझ में आ सकती है। और इसे दो भागों में बांटा जाता है, हरियाणवी को उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा की जो होती है इसमें हम बांटते हैं। आगे देखते हैं, ग्रियर्सन ने हरियाणवी
को बांगरू नाम दिया। ठीक है, ग्रियर्सन जो थे उन्होंने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया। और इस क्षेत्रों में जाटों का मतलब ज्यादा यहाँ पे दबदबा रहता है और जाट ज्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पे हरियाणा के इलाके में, इसलिए इस बोली को जाटू भी कहा जाता है, जाटू बोली हरियाणवी को। और हरियाणवी में लोक साहित्य पर्याप्त है। आपको इसमें बहुत लोक साहित्य आपको देखने को मिलेगा, परंतु लिखित में इतना हरियाणवी में आपको नहीं मिलता जितना आपको लोक साहित्य देखने को मिलता है। और इसमें क्या है, इसके व्याकरण के अंदर अगर हम देखें तो हरियाणवी और खड़ी बोली में बहुत थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ध्वनियां सब वही हैं जो कौरवी यानी कि खड़ी बोली में है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखो, क्रिया में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एक तो सहायक क्रिया है, देखो सा, सो, से, सू, सा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं है, हूं, हो। ठीक है, वो हरियाणवी में बन जाता है से, सू, सो, से। अब आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण, एक आदमी के दो छोरे थे, तब उसका बड़ा छोरा खेत में था, मैं उठा के अपने बापू धोरे चला या चलूं सू। तो ये एक एग्जाम्पल या उदाहरण आप देख सकते हो हरियाणवी का यहाँ पे लिखा हुआ, कैसे यहाँ पे व्याकरण में बदलाव आता है। अब जो पश्चिमी हिंदी जो भाषा है उसकी जो अगली जो बोली है वो है ब्रज भाषा। और ब्रज भूमि के अंदर जो भाषा बोली जाती है या बोली बोली जाती है उसको ब्रज भाषा कहते हैं। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है यानी कि जहां जहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है वो मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, मैनपुरी है, फरुखाबाद है, बुलंदशहर है, बदायूं है। ठीक है, तो यहाँ बोली जाती है। और अगर कुछ रचनाकारों की बात करें जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं तो वो सूरदास हैं, सूर जिन्हें कहते हैं, बिहारी हैं, देव हैं, घनानंद हैं। तो इनके साथ साथ पूरा रीतिकाल जो है, ठीक है, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, ऐसे ऐसे कवियों से जो काफी महान कवि रहे हैं, इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत समृद्ध रचनाएं अपनी लिखी हुई हैं। और आगे देखते हैं, ब्रज का अर्थ होता है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। ठीक है, ब्रज का मतलब क्या होता है, पशुओं या गायों का समूह या फिर चारागाह। और पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया। देखो, जो ब्रज का क्षेत्र था वहां पे जो मतलब गाय पालना, पशु पालना, ये बहुत ज्यादा वहां पे होता था, तो इस कारण ये पूरा इलाका ब्रज का क्षेत्र कहलाया। और जो यहाँ पे बोली बोली जाती थी उसको ब्रजी या ब्रज भाषा कहा गया। और ब्रज एक बोली है, आप कंफ्यूज होगे कि मैंने तो आपको कहा था पश्चिमी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी यानी कि उपभाषा है, और ब्रज भाषा एक बोली है, पर इसके नाम के पीछे भाषा क्यों लिखा आ रहा है जब ये बोली है? तो इसका कारण ये है कि इसको ब्रज भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य टाइम में यानी कि मध्य युग में ये साहित्यिक भाषा रही थी कहीं ना कहीं। ठीक है, साहित्य में इसका इस्तेमाल होता था भाषा के रूप में, इसलिए इसको ब्रज भाषा कहा गया, वरना इसे ब्रजी बोली भी कहा जाता है। और देखते हैं इसका व्याकरण क्या है। ये काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसकी ओकारांत प्रवृत्ति है। देखो, लास्ट में ओ आ जाता है, जैसे कि आयो। ठीक है, ओकारांत हो रहा है यानी कि ओ से अंत होता है इसका। गयो, खायो, कारो, पीरो, अच्छो, बुरो, यानी कि अच्छा को अच्छो, बुरा को बुरो। तो इस तरीके से लास्ट में ओकारांत इसकी प्रवृत्ति है। और ब्रज भाषा में आकारांत की जगह ओकारांत की प्रवृत्ति मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये भी पाई जाती है, जैसे कि घोड़ा को ये घोड़ा कहते हैं, और भला की जगह भलो कहते हैं, बड़ा की जगह बड़ो कहते हैं। तो ये इसका व्याकरण है। और आगे इसमें कुछ और है, ब्रज भाषा में व्यंजनांत की जगह उकारांत की प्रवृत्ति मिलती है, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि सब की जगह सबू, लास्ट में उकारांत यानी कि ऊ से अंत होना, घर की जगह घरू। तो ये इसका व्याकरण है। ना की जगह ला का प्रयोग होता है। देखो, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो एक शब्द लिखा है नंबरदार, इसको ब्रज भाषा में कहते हैं लंबरदार, यानी कि ना की जगह क्या होता है, लंबरदार। अगर यहाँ लिखा होता है नंबर तो ये कहते हैं लंबर। अब अगली बोली देखते हैं, अगली बोली है कन्नौजी। ठीक है, और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं यानी कि कहां कहां पे कन्नौजी बोली जाती है, वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इटावा, फरुखाबाद, शाहजहांपुर आदि जो जिले हैं वहां पे कन्नौजी बोली जाती है। कानपुर और हरदोई में भी कन्नौजी के क्षेत्र हैं। यह ब्रज भाषा और बुंदेली के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, बुंदेलखंड और जो ब्रज का इलाका है उसके बीच का जो इलाका पड़ता है वहां की ये बोली है। और इसके कुछ उदाहरण अगर आपको बताऊं, इस बोली के अंदर जो कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि खोटो, छोटो, मेरो, बैठो, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगली जो अब हमारी बोली है वो है बुंदेली। ठीक है, बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड की बोली है।
और बुंदेलखंड में बोली जाती है, इसलिए इसको हम बुंदेली कहते हैं। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है बुंदेली का वो है झांसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद और भोपाल। यहाँ पे बुंदेली जो है बोली जाती है। और जो बुंदेली राजपूत थे वो उनके एरिया में इसी बोली को बोला जाता था। और जो बुंदेली राजपूतों का जो प्रदेश था उनको हम बुंदेलखंड कहते हैं। और उसकी जो भाषा है वो बुंदेलखंडी या बुंदेली कहलाती है। और इसमें क्या है देखते हैं। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, लौकिक साहित्य बहुत आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ईशूरी फाग बहुत प्रसिद्ध है। ये आप गूगल पे सर्च मारना, आपको जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। ये बहुत फेमस वहां का साहित्य है। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा के साथ झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद और उसका जो आसपास का इलाका है उसको हम बुंदेलखंड पूरा हम कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वो पूरा वो बुंदेलखंड का इलाका कहलाता है। और उसकी जो बोली है वो बुंदेली है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अगर हम इसके व्याकरण की बात करें तो बुंदेली में 10 स्वरों की अनुनासिक रूप भी मिलते हैं, 10 सुरों के। उदाहरण के लिए अंगूठा को ऊंठा कहते हैं, नाखून को न्यों कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं व्यंजनों में महाप्राण की जगह अल्प प्राण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। जैसे कि जीभ को जीभ कहते हैं, और दूध को दूध कहते हैं, और हाथ को हाथ कहते हैं। तो इसमें अल्प प्राण की प्रवृत्ति आपको ज्यादा दिखेगी और महाप्राण की प्रवृत्ति आपको कम देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हमने जो हिंदी भाषा की पहली उपभाषा थी पश्चिमी हिंदी, उसकी सभी बोलियों को कर लिया है। अगली वीडियो में हम जो अगली उपभाषा होगी उसको और उसकी सभी बोलियों को करेंगे। तो ऐसे ही वन बाय वन हम अपनी सारी चीजों को समझ पाएंगे एक साथ, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।